स्टार्ट करते हैं कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन। लास्ट लेक्चर तक अपन ने कोलॉइड्स के बारे में या डिफरेंट कोलॉइडल सिस्टम्स के बारे में जाना था। अब अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स को जनरली दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन ये है जो कि क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, यानी जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्स मीडियम है उनके बीच में उनमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके बीच में कैसे इंट्रैक्शंस हो रही है, उस इंट्रैक्शंस की नेचर के बेस पर क्लासिफाइड किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन कोलॉइड्स का। सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यानी जो आप डिस्पर्स्ड फेज ले रहे हो या कहूँ एक सॉल्यूट जो आप ले रहे हो, ठीक है, उस सॉल्यूट में जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज़ पर डिपेंड करेगा, उनके टाइप्स पर डिपेंड करेगा। जनरली यहाँ साइज़ का ही मैटर काम अपने को चेकआउट करना है कि जो डिस्पर्स्ड फेज आप ले रहे हो उसमें पार्टिकल्स की साइज़ कैसी है, ठीक है, उसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, उसके अंदर दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है लियोफिलिक सोल्स और सेकंड होता है लियोफिबिक सोल्स। अब अपन देखते हैं ये क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, यहाँ जो क्लासिफिकेशन किया गया है पार्टिकल्स की साइज़ के बेस पर कहूँ या डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज़ के बेस पर कहूँ, तो यहाँ दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। एक है माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स होते हैं, और थर्ड होता है एसोसिएट कोलॉइड्स। तो जनरली अपन एक एक करके इन दो और इन तीन टोटल 5 पार्ट्स को अपन क्या करें, क्लासिफाइड करने वाले हैं, चेकआउट करने वाले हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें अपन पढ़ते हैं वो सब अपन देखेंगे, ठीक है। पहला मैं आपको बता रहा हूँ लियोफिलिक सोल्स के बारे में। देखिए यहाँ सोल्स लिखा हुआ है, मैंने कल भी आपको लेक्चर में बताया था सोल्स लिखूँ या कोलॉइड्स एक ही बात है, क्योंकि सोल्स जनरली क्या होते हैं, एक कोलॉइडल सिस्टम ही तो है सोल भी, ठीक है। तो यहाँ चाहे लियोफिलिक मैं कोलॉइड लिखूँ या लियोफिलिक सोल्स लिखूँ एक ही बात है। यहाँ भी वही बात है, लायोफोबिक सोल्स लिखूँ या फिर लायोफोबिक कोलॉइड्स लिखूँ एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आपको जनरली यहाँ कोलॉइड भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको सोल्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि सोल भी क्या है, फिर कह रहा हूँ सोल भी क्या है कि आपका कोलॉइडल सिस्टम ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है लियोफिलिक सोल का मतलब क्या है। मैं यहाँ पे मीनिंग समझा रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको इनको क्लासिफाइड करेंगे अपन इन दोनों को भी कि क्या लियोफिलिक सोल्स होते हैं, क्या लायोफोबिक सोल्स होते हैं, ठीक है, और इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में, वो अपन सब देखने वाले हैं। पहला इनके वर्डिंग्स पर अपन जाते हैं। देखिए लायो कहूँ या लियो कहूँ, जो भी इनको प्रोनाउंस आप करो, LYO, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है लिक्विड। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है लिक्विड, मतलब इसका होता है, ठीक है। अब बात आती है फिलिक। फिलिक भी क्या है कि ग्रीक वर्ड ही होता है, जिसको अपन हिंदी में या सॉरी एक ग्रीक वर्ड ही होता है फिलिक, जिसका इंग्लिश में प्रोनाउन होता है लव, ठीक है, या फिर आप लाइक बोल दो, या पसंद करना, ठीक है, या उसको लव करना, ठीक है। यानी जो ये सोल्स होंगे, लियोफिलिक सोल्स होंगे, ये किसको लव करेंगे, किसको लाइक करेंगे, ये करेंगे लिक्विड को, ठीक है। किसी भी लिक्विड को लव करने वाले या उसको पसंद करने वाले या उसकी तरफ इंट्रैक्ट होने वाले, मेन वर्ड यही समझो, उनकी तरफ इंट्रैक्ट होने वाले, उनकी तरफ आकर्षित होने वाले, अट्रैक्ट होने वाले ही जो कोलॉइड्स होंगे या सोल्स होंगे, वही आपके क्या कहलाएंगे, लियोफिलिक सोल्स या लियोफिलिक कोलॉइड्स, जो क्या होंगे, किसी लिक्विड की ओर अट्रैक्ट होते हों, उससे ज़्यादा इंट्रैक्ट करते हों, ठीक है। ऐसे बात है। यहाँ पर अपन वर्डिंग्स की तरफ ध्यान दें। यहाँ है लियोफिबिक सोल्स। तो लियोफिबिक सोल्स क्या होंगे, वही लियो का मतलब क्या होता है, लिक्विड, ठीक है, आई बात समझ में। फोबिक का मतलब क्या होता है? फोबिक का मतलब जनरली ये भी ग्रीक वर्ड है फोबिया, जिसको अपन जनरली बोलते हैं इंग्लिश में फोबिया, यानी ये उससे दूर भागते हैं। ये इनको क्या है, इस लिक्विड से क्या होती है, हेट होती है। आप समझ लीजिए एक तरीके से क्या होती है, हेटिंग करते हैं। ये लिक्विड को क्या करते हैं, हेटिंग करते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, लिक्विड लविंग होते हैं। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं या लियोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड लविंग होते हैं, ठीक है। जबकि जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिक्विड को हेट करने वाले होते हैं। किसी भी लिक्विड से, चाहे वाटर हो या कोई अदर लिक्विड हो, उससे क्या होते हैं, दूर भागते हैं, उनसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, उनसे क्या होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये बात, ये जनरली इनकी वर्डिंग्स है जो मैंने आपको समझाई, ठीक है। अब इनका क्लासिफिकेशन भी अपन देखें थोड़ी देर में। पहले अपन इनमें क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ तक आप क्या करो, एक बार इनको नोट डाउन कर लो कि किस तरीके से अपन कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं 2 टाइप्स के बेसिस पर। तो चलिए अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो अपना पहला टाइप था कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए, उसमें पहला टाइप अपन पढ़ रहे थे कि जो इंट्रैक्शंस के बेस पर कोलॉइड को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, लियोफिलिक सोल्स या लियोफिलिक कोलॉइड्स, और सेकंड था लियोफोबिक सोल्स या लियोफोबिक कोलॉइड्स, ठीक है। तो इनका वर्डिंग मीनिंग तो अपन ने देख लिया था। लियोफिलिक सोल्स क्या होंगे, लविंग
लिक्विड लविंग होंगे, ठीक है, जबकि लियोफोबिक सोल्स क्या होंगे, लिक्विड हेटिंग होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होंगे, बहुत अच्छी इंट्रैक्शन शो करेंगे किसी भी लिक्विड्स के साथ, ठीक है, और एक अच्छा कोलॉइड बनाएंगे, जबकि ये क्या करेंगे, इतनी अच्छी इंट्रैक्शंस नहीं देंगे, या कहूँ लगभग इनसोल्युबल ही होंगे किसमें, या कहूँ इनसोल्युबल कोलॉइड्स का फॉर्मेशन वो करते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, लिक्विड हीटिंग सोल्स भी अपन बोल सकते हैं। अब अपन पहला पॉइंट पे क्लासिफाइड इनको करें एंड इन दोनों को डिफरेंशिएट करें। पहला पॉइंट अपना है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज डीपी मैंने लिखा एंड डिस्पर्स्ड मीडियम डीएम, ठीक है, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसा इनका नाम है, ये लिक्विड लविंग होंगे, यानी बहुत जल्दी इंट्रैक्शन शो करेंगे, बहुत ही अच्छी एफिनिटी, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग शो करेंगे एक्चुअल में, आप बोल सकते हो, ठीक है। इसी के बेस पर ये वर्डिंग अपन बोल सकते हैं इनके बारे में, ऑन शेकिंग रैपिडली फॉर्म कोलॉइड और सोल्स। सिर्फ इनको शेक करने पर ही क्या है, फटाफट ये क्या कर लेते हैं, वापस से क्या बना लेते हैं, एक लिक्विड लविंग सोल्स फॉर्मेशन कर लेते हैं या लियोफिलिक सोल्स फॉर्म कर लेते हैं। जनरली इसका एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, जैसे घर में बटर मिल्क होती है, ठीक है, उस बटर मिल्क जिसको अपन छाछ भी लस्सी भी बोलते हैं, ठीक है, अगर उसमें पानी मिला दो, ठीक है, शेक कर दिया आपने, तो आपको एकदम छाछ दिखेगी, आपको नहीं पता चलेगा इसमें पानी है या फिर छाछ है टोटली। लेकिन आप उसको फ्रिज के अंदर काफ़ी टाइम तक रख दो, 1-2 घंटे अगर आप रख दो, थोड़ी देर बाद में अगर आप उसमें देखो तो उसमें आप वाटर आपको ऊपर दिखेगा अलग, ठीक है, और जो मैन जो छाछ होती है वो क्या होती है, आपको नीचे दिखेगी, ठीक है, पानी आपको ऊपर दिखेगा, एकदम तैरता हुआ पानी आपको अपने आप ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर वो भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन ही है, ठीक है, छाछ का और पानी का एक कोलोइडल सॉल्यूशन ही तो है वो, ठीक है, लिक्विड मिलकर बनाया था वो सॉल्यूशन। अब उस पानी और उस छाछ जो आपको अलग अलग दिख रहे हैं थोड़ा उस गिलास के अंदर या उस कंटेनर के अंदर, अगर आप उसको थोड़ा सा भी सेक करो, किसी चम्मच से सेक करो, स्पून से सेक करोगे, तो वापस आपको क्या होगी, वही कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, आपको एज इट इज़ वही लगेगी, छाछ है एकदम से। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है दोनों में, थोड़ा सा भी सेक करने पर वापस से वो एफिनिटी करते हैं, बंधुकता दर्शाते हैं एक तरह से, अच्छी इंट्रैक्शन वो शो करते हैं, ठीक है, अच्छी उनमें बॉन्डिंग वापस से हो जाती है। तभी लिखा है यहाँ पे ऑन सेकिंग रैपिडली, यानी तेज़ी से वो क्या करते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइड का या सोल का फॉर्मेशन कर देते हैं। आई बात समझ में? जबकि लियोफोबिक सोल्स के अंदर क्या होता है, लियोफोबिक सोल्स के अंदर लो एफिनिटी होती है। पहले अपन ने देख लिया था ये क्या होते हैं, लिक्विड हीटिंग होते हैं, यानी उसमें मिक्स ही नहीं होंगे, तभी लिखा है लो एफिनिटी, या कहूँ लो इंट्रैक्शंस या लो बॉन्डिंग में आप बोल सकते हो, ठीक है, यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में कोई अच्छी बॉन्डिंग नहीं होने वाली है। इसके लिए अपन बोल सकते हैं यूज अदर इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ अगर आपको मिक्स करवाना है उनको, तो आपको कुछ अदर फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ या कुछ अदर फिजिकल मेथड्स का यूज करना पड़ता है, तभी वो जाकर क्या होते हैं, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं या कहूँ एक दूसरे में मिक्स हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जनरली अगर आप देखोगे तो उनमें तो क्या है, लो एफिनिटी है। नॉर्मल जैसे ये तो अपने आप फटाफट क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सेक करने पर ही अपने को बाहर से कुछ करना नहीं पड़ा, तो इन दोनों आपस में क्या स्ट्रॉन्ग एफिनिटी के कारण वापस से फटाफट मिक्स हो गए। लेकिन ये क्या है, ये पहले से ही मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो इनको मिक्स अगर करवाना है तो आपको कुछ अलग इनडायरेक्ट मेथड यूज़ में लेने पड़ेंगे। सेकंड पॉइंट है इंट्रिंसिक कोलॉइड्स। जो अपने लियोफिलिक सोल्स होते हैं या लियोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इंट्रिंसिक कोलॉइड्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब इंट्रिंसिक कोलॉइड्स का क्या मतलब है, देखिएगा, नेचुरल टेंडेंसी टू फॉर्म कोलॉइड्स, कोलॉइड बनाने की इनमें नेचुरल टेंडेंसी होती है। एक फॉर एग्जांपल स्टार्च, गम, जिलेटिन, रबर। अब एक बात देखिएगा, जैसे मैं स्टार्च का एग्जांपल लूँ, मैंने पहले भी इसी का एग्जांपल लिया। वाटर के अंदर जब आप स्टार्च डालते हो, स्टार्च मतलब कोई आटा मैदा, ठीक है, आटा या मैदा आप डालते हो, घर में मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, बनाती है तो क्या है, वाटर के अंदर जो अपन आटा मिक्स करते हैं, आटे में वाटर मिक्स करते हैं, ठीक है, मिक्स करने पर होता क्या है, थोड़ी देर उसको सेक करने पर, ठीक है, शेक करने पर क्या होता है, एक जो सॉल्यूशन बनता है वही अपना कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। आई बात समझ में? वही अपना क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। तो वहाँ वो एक नेचुरल प्रोसेस है, आपको उसमें से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, आपको सिर्फ सेक करना पड़ा, थोड़ी देर मिक्स करना पड़ा उन दोनों को, ठीक है, मिक्स करते क्या हो गया, अपना कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया। तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है लियोफिलिक सोल्स की। क्यों? क्योंकि जो आटे के या जो स्टार्च अपन बोले, स्टार्च के छोटे छोटे पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस था, उनमें स्ट्रॉन्ग एफिनिटी थी, जिस वजह से वो तेज़ी से आपस में मिक्स हो चुके थे। आई बात समझ में? ठीक है, और एक कोलॉइड्स का फॉर्मेशन वो करते हैं जो अपन आटा गूंथते हैं, ठीक है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके लिए अपने को कुछ बाहर से कुछ भी कोई केमिकल ऐड करना या फिर कोई भी अलग लैब वगैरह में कुछ अपने को नहीं करना पड़ा। एक नेचुरल टेंडेंसी है कोलॉइड्स का फॉर्मेशन करने की, इसी वजह से इनको अपन इंट्रिंसिक कोलॉइड्स अपन कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। सेकंड है, यहाँ जो लियोफोबिक सोल्स होते हैं या कोलॉइड्स होते हैं, उनमें क्या होती है, एक्सट्रिंसिक कोलॉइड्स वो होते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक एक तरह से बाहरी कोलॉइड्स वो होते हैं। अगर वहाँ पर देखो, पहले अपन बोल रहे हैं कि इनमें लो एफिनिटी होती है, अगर इनमें अगर आपको एफिनिटी करवानी है तो आपको कुछ बाहर से कुछ इनडायरेक्ट मेथड करने पड़ेंगे।
इनडायरेक्ट मेथड करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसमें नेचुरल टेंडेंसी नहीं है कोलॉइड्स बनाने की, तभी उनको नाम दिया गया है एक्सटेंसिंग कोलॉइड्स, या कहूँ नॉट नेचुरल टेंडेंसी टू फॉर्म कोलॉइड्स। थर्ड पॉइंट है दे आर ईजी टू प्रिपेयर, इन्हें बनाना क्या होता है, आसान होता है। जो भी लियोफिलिक कॉलॉइड्स होते हैं उन्हें बनाना आसान होता है, क्यों, क्योंकि वही एक ही आप ध्यान में रखनी है, लिक्विड लविंग होते हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, अपने को कुछ बाहर से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है, ये क्या करते हैं बनने बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। जबकि ये क्या होता है, डिफ़िकल्ट प्रिपरेशन है। क्यों इनकी प्रिपरेशन डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये वैसे लो एफिनिटी शो करते हैं, बॉन्डिंग इतनी इनमें अच्छी नहीं होती, मिक्स नहीं हो पाते हैं, मिक्स अगर करना है तो आपको बाहर से कोई अलग मेथड्स यूज़ में करने पड़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है द पार्टिकल ऑफ सोल माइग्रेट्स टूवर्ड्स एनोड एंड कैथोड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आप इन सोल में या इन कोलॉइड्स में जो भी लियोफिलिक कोलॉइड्स हैं, ठीक है, उनमें अगर आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, ठीक है, तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वहाँ पर क्या होता है, सोल्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैथोड और एनोड की ओर मूव्स करने लगते हैं। ऑब्वियस बात है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको 2 इलेक्ट्रोड भी लगाने पड़ेंगे, ये सब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखने वाले हैं। तो वहाँ जब आप 2 इलेक्ट्रोड लगाओगे, एक कैथोड एक एनोड इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन की ओर, कोई पार्टिकल कैथोड की ओर जाएगा, कोई पार्टिकल एनोड की ओर जाएगा। अब यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैथोड पॉजिटिव होता है एनोड नेगेटिव होता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का सेल ले रहे हो, ठीक है। यहाँ मैं इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात नहीं करूँगा। आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि कैथोड एनोड पॉजिटिव होता है एनोड नेगेटिव होता है, कभी नहीं, आप सिंपल ये नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का आप सेल यूज में ले रहे हो, ठीक है। उसी सेल के बेस पर ही आप बता सकते हो। मैं ये भी कह सकता हूँ कि कैथोड पॉजिटिव भी होता है, कैथोड नेगेटिव भी होता है, दोनों होते हैं। इसी प्रकार एनोड नेगेटिव भी होता है और एनोड पॉजिटिव भी होता है, वो डिपेंड करता है कि सेल्स कैसा यूज में ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्थ में बात नहीं करेंगे। यहाँ मेन बात यही है कि लियोफिलिक सॉल्ट्स के अंदर आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, लियोफिलिक कॉलॉइड्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो आयंस जो वहाँ पर जनरेट होंगे वो क्या करेंगे, कुछ आयंस एनोड की ओर जाएंगे, कुछ आयन कैथोड्स की ओर जाएंगे। जबकि यहाँ क्या होता है, नो माइग्रेशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने अप्लाई किया, इलेक्ट्रोड्स अगर आपने लगाया और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, आपने करंट फ्लो करवाया, तो वहाँ क्या होगा, कोई माइग्रेशन नहीं होता है एनोड कैथोड की ओर, कोई भी आयंस या पार्टिकल्स नहीं जाएंगे। रीज़न क्या है, वही कोलॉइड बन ही नहीं रहा है, कोई लो एफिनिटी है, तो जब कोलॉइड ही नहीं बन रहा है, कुछ मिक्स ही नहीं हो रहा है, कोई पार्टिकल्स आपस में डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम आपस में मिक्स ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर पार्टिकल्स मूवमेंट किधर करेंगे, किस इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, किधर ही नहीं जाएंगे। जबकि यहाँ अच्छा माइग्रेशन होता है, इजी बनाना भी इनको ईजी होता है, और क्या होता है, इनमें स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, इस वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर क्या होता है, मूवमेंट इनका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दीज सोल्स आर रिवर्सिबल, ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब वही जो मैंने आपको एक लस्सी का एग्जांपल दिया, बटर मिल्क का एग्जांपल दिया, ठीक है। आपने देखा थोड़ी देर जब आप उसको फ्रिज में रखते हो तो पानी अलग छाछ अलग दिखती है, ठीक है। अब क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दोनों अलग अलग हो चुके हैं, थोड़ा सा सेक किया वापस से मिल गए, ठीक है। तो रिवर्सिबल का मतलब यही है, ठीक है। पहले मिक्स हो जाते हैं, कुछ देर इनको अगर रखोगे तो वापस आपको सेपरेट दिखेंगे, डिस्पर्स फेज अलग, डिस्पर्स मीडियम अलग अलग दिखेगा। थोड़ा सा सेक करोगे आसानी से, वापस से मिक्स हो जाएंगे। तो उसी प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलते हैं कि कोई भी रिएक्शन क्या हो, फॉरवर्ड भी जाए और फिर वो बैकवर्ड भी होती रहे, दोनों कंडीशन साथ साथ होती रहे। इरिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ जब आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल में आप डिस्पर्स फेज को जब डिस्पर्स मीडियम में मिक्स करते हो तो मिक्सिंग तो होती नहीं है। जैसे आप वाटर में सैंड को मिक्स करते हो, मिट्टी को मिक्स करते हो, तो मिट्टी पेंदे में बैठ जाती है, ठीक है। तो वो मिट्टी पेंदे में ही बैठी रहेगी, वो सैंड पेंदे में बैठी रहेगी, बॉटम में बैठी रहेगी उस कंटेनर के, चाहे आप उसको सेक करो चाहे कुछ भी करो। आई बात समझ में, वहाँ प्रोसेस सिर्फ एक सिंगल स्टेप में ही होगी, रिवर्स नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप उस 5 घंटे आपने उस कंटेनर में मिट्टी और सैंड को रख दिया, मिक्स नहीं हो रहे, और फिर आप उसको मिक्स करोगे, सेक करोगे तो वो मिक्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तभी उनको बोला जाता है सिर्फ इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। जनरली आप जैसे उस सैंड को डालोगे वाटर के अंदर, वो उस कंटेनर के पेंदे में बॉटम में जाके बैठ जाएगी, बाकी कोई मिक्सिंग नहीं होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। जबकि यहाँ क्या होगा, पहले जैसे आप किसी भी आप जैसे कर्ड से अपन बटर मिल्क बनाते हैं तो छाछ तो बन जाती है, उसमें अगर आप वाटर मिक्स करते हो बाहर से, दोनों मिक्स हो जाते हैं पहले तो, लेकिन देन थोड़ी देर बाद दोनों अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। लेकिन फिर आप उनको थोड़ा सा सेक करते हो, वापस से वो मिक्स हो जाते हैं। तो वही प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सरफेस टेंशन ऑफ सोल। देखिए ब्रैकेट के नीचे लिखा है इसके सबस्क्रिप्ट में मैंने सोल, यानी जो सोल का जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है, ठीक है। किसके सरफेस टेंशन से, डिस्पर्स मीडियम, जो भी आप सोलवेंट ले रहे हो, एक्चुअल में डिस्पर्स मीडियम कहूँ या सोलवेंट कहूँ, तो उस डिस्पर्स मीडियम के सरफेस टेंशन से हमेशा क्या होता है, सोल का जो सरफेस टेंशन होता है वो कम होता है। ऐसा क्यों होता है, सिंपल बात है। जैसे आपने अगर कोई कंटेनर लिया, ठीक है, पहले इसमें सपोज इसमें क्या है, सिर्फ कोई लिक्विड ही भरा हुआ है, ठीक है, यानी सिर्फ इसमें डिस्पर्स मीडियम है,
बाहर से मैंने कोई डिस्पर्स फेज इसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो इसका ये कोई सरफेस है, सरफेस टेंशन काफ़ी ज़्यादा एरिया है इसका। इसके ऊपर अगर आप देखोगे, इसकी सरफेस पे देखोगे तो क्या होता है, सिर्फ एक ही सरफेस टेंशन है अंदर की ओर। इन पार्टिकल्स पे सिर्फ क्या है, अंदर की ओर इंट्रैक्शन, अंदर की ओर टेंशन लग रही है। फिजिक्स में अपनी चीज़ें पढ़ते हैं, बाहर की ओर इनमें क्या है, कोई पार्टिकल्स की इंट्रैक्शन नहीं है। लेकिन जैसे आप अगर आप ये तो सिंपल क्या है, सिर्फ एक डिस्पर्स मीडियम है, एक सिर्फ सॉल्वेंट है, यहाँ मैंने कुछ ऐड नहीं किया। लेकिन जैसे मैं इसमें डिस्पर्सिव फेज ऐड करता हूँ या कोई सोल्यूट ऐड करता हूँ, जैसे मैंने ऐड किया, मिक्सिंग हुई, सोल बन चुका है या कोलोइड बन चुका है। अब उस कोलोइड में क्या सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ मिक्सिंग हो चुकी होती है, पार्टिकल्स का एक दूसरे की ओर काफ़ी ज़्यादा इंट्रैक्शन हो चुका होता है। इस वजह से क्या होता है, जो सरफेस टेंशन होती है वो कम हो जाती है डिस्पर्स मीडियम, जो नेचुरल सिर्फ अकेला जो डिस्पर्स मीडियम था उसके कंपेयर में। आई बात समझ में? यहाँ क्या होता है, दोनों की सरफेस टेंशन इक्वल्स होती है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट, और ये 7 नंबर भी इक्वल है। यहाँ क्या लेस देन है सोल की सरफेस टेंशन, जबकि यहाँ सोल की सरफेस टेंशन क्या होती है, इक्वल होती है डिस्पर्स मीडियम की सरफेस टेंशन से। रीज़न क्या है, वही मिक्सिंग ही नहीं हो रही है इनमें। एक्चुअल में यहाँ को कोलोइड ही नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, कोई सोल ही नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि एफिनिटी नहीं है, मिक्सिंग होने के लिए एफिनिटी नहीं है। इसी वजह से क्या है, यहाँ जितना पहले सरफेस टेंशन था डिस्पर्स मीडियम का, उसके बाद अगर आप सोल आपने इसमें ऐड कर दिया, कोई भी डिस्पर्स फेज ऐड कर दिया, सोल तो बनेगा ही नहीं पहली बात, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। उससे सरफेस टेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भाई वाटर है, ठीक है, उसकी अप साइज़ है, अपर साइज़ है, अपर डायरेक्शन, अपर पॉइंट की अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ सरफेस टेंशन आपको नॉर्मली दिख जाएगा, अंदर की ओर इंट्रैक्शन लगेगी। जो यहाँ पर ऊपर की सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उन पर सिर्फ क्या होगा, नीचे की ओर, नीचे जो पार्टिकल्स हैं इस कंटेनर में, जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स, अदर पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, नीचे की ओर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्सेस लगाते हैं, ठीक है। अब अगर आपने बाहर से क्या ऐड कर दिया, डिस्पर्स फेज, और डिस्पर्स फेज क्या होगा, जैसे मैंने सैंड मिला दी, क्योंकि अपन कैसा कोलोइड पढ़ रहे हैं, लियोफोबिक कोलोइड से सोल्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वाटर के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं होने वाली है। तो कुछ ऐसा डिस्पर्स फेज डालेंगे जो वाटर से इंट्रैक्ट ना करे। अपने क्या डाल दिया, कोई भी सैंड अपन ने डाल दी, ठीक है। अब सैंड डालते, सैंड क्या होगी, मिक्स थोड़ी ना होगी, सैंड तो मिक्स होगी नहीं। सैंड अगर मिक्स नहीं होगी तो सैंड क्या होगी, इस कंटेनर के बॉटम में जाके बैठ जाएगी। तो इससे सरफेस टेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मिक्सिंग ही नहीं हुई। मिक्सिंग अगर हो जाती तो सरफेस टेंशन कम ही हो जाता। मिक्सिंग नहीं होगी, पेंदे में जाके बैठ गई। यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो तो उतना ही सरफेस टेंशन फेस कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे जब सैंड अपन ने नहीं मिलाई थी तब। इसी वजह से क्या है, दोनों की सरफेस टेंशन इक्वल होती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं विस्कोसिटी। जो सोल की विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है डिस्पर्स्ड मीडियम की विस्कोसिटी से। अब विस्कोसिटी क्या होती है, जनरल मीनिंग यही समझिए, विस्कोसिटी क्या होती है, किसी भी लिक्विड के लिए, लिक्विड को फ्लो करने का एक रेजिस्टेंस होता है, एक प्रतिरोध होता है, ठीक है। कि कोई भी लिक्विड बहने में कितना प्रतिरोध फील कर रहा है, वही उसकी विस्कोसिटी होती है। जितना ज़्यादा कोई लिक्विड अगर फ्लो करने में फील करेगा रेजिस्टेंस को, उतनी ही ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी। तो सिंपल बात है, सोल बन जाएगा। नॉर्मल अगर लिक्विड है, सपोज कंटेनर के अंदर वाटर है, कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया हुआ है, तो वो आसानी से क्या करेगा, फ्लो करेगा, वाटर तो बहता रहेगा इस कंटेनर में, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें अगर कोई लियोफिलिक डिस्पर्स फेज मिला दी, ठीक है, जो कि वाटर लविंग होती है, लिक्विड लविंग होती है, वो आपने मिला दी, तो वाटर क्या होता है, वाटर के पार्टिकल्स फ्रीली मूवमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही आपने उसमें डाला, जैसे स्टार्च डाल दिया वाटर के अंदर, तो अच्छे से मिक्सिंग हो गई। अब वो स्टार्च के पार्टिकल वाटर के साथ मिक्स हो चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, उस लिक्विड को क्या करेंगे, बहने नहीं देंगे, नहीं बहने देंगे उस वाटर को, ठीक है। बहने नहीं देंगे, इसका मतलब वो जो लिक्विड है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करने लगा है। जैसे आपने डाल दिया बाहर से स्टार्च, ठीक है, उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करना शुरू कर दिया। और जैसे जितने ज़्यादा वो रेजिस्टेंस फील करेगा वो वाटर या वो लिक्विड फ्लो करने में, उतनी ही उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती जाएगी। तभी क्या होती है, डिस्पर्स्ड मीडियम की विस्कोसिटी वो क्या होती है, हमेशा कम होती है सोल की विस्कोसिटी से। माई बात समझो, यहाँ इसका मतलब क्या है, सिर्फ डिस्पर्स मीडियम है, कोई इसमें कुछ भी ऐड नहीं है। यहाँ भी यही मतलब है, यहाँ भी यही मतलब है, सिर्फ कंटेनर में डिस्पर्स मीडियम है, वाटर है, कोई लिक्विड ही प्रेजेंट है। आई बात समझ में। यहाँ क्या होती है, इक्वल। यहाँ इक्वल होने का वही रीज़न है जो सरफेस टेंशन का था। जैसे आप इसके अंदर कोई सैंड डालते हो, सैंड जमा हो जाती है, वाटर के साथ मिक्स ही नहीं होती है। वाटर अपने आप जितना पहले फ्लो कर रहा था उतनी ही स्पीड से, उतनी ही वे से क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो विस्कोसिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सैंड डालने से वाटर की स्पीड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वाटर के मॉलिक्यूल्स में तो स्पीड में तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब उतनी ही तेज़ी से फ्लो कर रहे हैं जितना पहले से कर रहे थे। इसका मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा हूँ लिक्विड पर या उस वाटर के मॉलिक्यूल्स पर सैंड डालने से, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या, विस्कोसिटी जितनी पहले थी उतनी ही अब होगी।
तभी विस्कोसिटी इक्वल होती है। तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो स्टार्च, जिलेटिन, रबर, लियोफिलिक सॉल्ट्स के होते हैं या लियोफिलिक कॉलॉइड्स के। यहाँ एग्जांपल मेटल हैलाइड्स, जो भी सोडियम NaX इसको अपन बोल सकते हैं, या कोई KX KCl वगैरह, ठीक है। तो वो सब इसी के एग्जांपल, जितनी भी धातुएं होती हैं, मेटल्स होती हैं या फिर मेटल हैलाइड्स होते हैं, वो एग्जांपल है लियोफिलिक सोल्ट्स के, कॉलॉइड्स के। तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लो। ये अपना लियोफिलिक सोल्ट्स और लियोफोबिक सोल्ट्स के बारे में अपन ने पढ़ा। अब अपन क्लासिफिकेशन करेंगे कॉलॉइड्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड टाइप। पहले टाइप में अपन ने देख लिया जो कॉलॉइड्स को क्लासिफाइड अपन ने किया था लियोफोबिक और लियोफिलिक सोल्ट्स के बेसिस पर। सेकंड टाइप अपन देख रहे हैं पार्टिकल्स की साइज़ के बेस पर कैसे कॉलॉइड को क्लासिफाइड किया गया है। पहला जिसमें अपना आ रहा है मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड्स, सेकंड अपना आता है मैक्रोमोलिकुलर और थर्ड अपना एग्रीगेट वाला कॉलॉइड्स, ठीक है। पहला अपन देख रहे हैं मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड्स। इसको पढ़ने से पहले अपने को साइज़ का पता होना चाहिए। जनरली मैंने पीछे करवा भी दिया आपको। कॉलॉइड की साइज़ जनरली क्या होती है 1 नैनोमीटर टू 10 to the power -3 10 to the power 3 नैनोमीटर के बीच की रेंज की होती है। अब मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड्स का जनरली मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करेंगे, मिलेंगे आपस में एक मल्टी नंबर में, मल्टी यानी एक बहुत बड़ी संख्या में क्या करेंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे, मिक्स होंगे, ठीक है, और एक बड़े पार्टिकल का फॉर्मेशन वो करते हैं, ठीक है। और उस बड़े पार्टिकल की जो साइज़ होगी वो किस रेंज में होगी, वो इस कॉलॉइड्स की इस रेंज में हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे एटम्स होंगे जिनकी संख्या क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, मल्टी संख्या में होंगी, मल्टी नंबर उनका होगा, मल्टी नंबर में मिलकर आपस में मिक्स होंगे और एक ऐसी साइज़ का फॉर्मेशन करेंगे जो कॉलॉइड की साइज़ की होगी। कॉलॉइड की साइज़ मतलब कॉलॉइडल सॉल्यूशंस की साइज़ जो होती है 1 नैनोमीटर टू 10 to the power 3 नैनोमीटर पार्टिकल्स जहाँ साइज़ होती है, उस साइज़ में पार्टिकल्स अपने आप को फॉर्म करता है, बनाता है। कैसे? जब छोटे छोटे मल्टी नंबर्स में पार्टिकल्स आपस में या मॉलिक्यूल्स एटम्स आपस में मिक्स होंगे तब वो इस साइज़ के अंदर, इस रेंज ऑफ साइज़ के अंदर वो अपने आते हैं, ठीक है, और एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। एक एग्जाम्पल के बेसिस पर अगर आपको बताऊँ, एक कंटेनर है जिसमें वाटर ले रखा अपन ने, ठीक है। वाटर क्या है, डिस्पर्स्ड मीडियम है, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं जनरली सॉल्वेंट भी, लेकिन सॉल्वेंट वर्ड यूज़ नहीं करूँगा मैं, सिर्फ वर्ड यूज़ करूँगा डिस्पर्स मीडियम, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं कॉलॉइड्स, ना कि सिर्फ सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन पढ़ते तब अपन यहाँ पर मैं सॉल्वेंट बोल सकता था इसको। अपन इसमें क्या मिक्स कर रहे हैं, स्टार्च मिक्स कर रहे हैं। स्टार्च यहाँ पर क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज को इसमें मिक्स कर दिया, मिल गया। वही बात, वही एग्जाम्पल, स्टार्च मतलब आटा या मैदा, कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वाटर के पार्टिकल्स तो अपने को दिखते भी नहीं, अपन वाटर ले लिया। अब क्या होता है, जैसे आप वाटर में या फिर आटे में मिक्स वगैरह करते हो आप, ठीक है, तो धीरे धीरे कॉलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। आटा गूँथ लेते हैं मम्मी घर पे, ठीक है, तो वो एक बड़ा पार्टिकल बनता है कि नहीं बनता, बनता ना एक बड़ा कॉलॉइडल, ठीक है, तो वही एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है। तो जैसे अपन ने स्टार्च के छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिक्स किया इस वाटर के अंदर, तो वाटर के पार्टिकल और स्टार्च के पार्टिकल मिलकर क्या करते हैं, थोड़ा बड़ी साइज़ का एक पार्टिकल वो बना लेते हैं, ठीक है। और यही बड़ी साइज़ का पार्टिकल क्या कहलाता है, अपना मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड कहलाता है। आई बात समझ में? क्या कहलाता है, मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड कहलाता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, स्टार्च इज इंक्रीज, स्टार्च क्या होता है, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है, लेकिन वाटर से मिक्स होकर क्या करता है, इंक्रीज होता है एंड कम्स इन रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 10 to the power 3 नैनोमीटर। इंक्रीज होता है, बड़ी साइज़ बनाता है, और किस साइज़ में आ जाता है, किस साइज़ की रेंज में आ जाता है, 1 नैनोमीटर टू 10 to the power 3 नैनोमीटर, जो किसकी रेंज होती है, कॉलॉइडल सॉल्यूशंस की रेंज होती है। तो इस तरीके से वाटर और स्टार्च मिलकर एक कॉलॉइड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एग्जांपल किसका होगा, मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड्स का एग्जांपल है, ठीक है। एक बात और यहाँ पर, दे आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच जनरली हैव डायमीटर ऑफ कॉलॉइड रेंज। यानी मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ी संख्या में, एक लार्ज नंबर में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है, और जनरली किस डायमीटर के फॉर्म में आते हैं, कॉलॉइड की रेंज के डायमीटर वो अपने आप को बना लेते हैं, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड्स का वो फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। या अदर एग्जांपल्स, स्टार्च और वाटर का एग्जांपल तो है ही, साथ में यहाँ पर सोल्स ऑफ गोल्ड, ठीक है, या सोल्स ऑफ सल्फर, ये भी किसके एग्जांपल है, मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड्स के ही एग्जांपल हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, दीज एटम्स या मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। यानी यहाँ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी बॉन्डिंग्स होगी, यहाँ जो बॉन्डिंग होगी
इस स्टार्स और इस वाटर मॉलिक्यूल मिलकर जो भी बड़ा एक पार्टिकल बना रहे हैं, ठीक है, उस बड़े पार्टिकल में जो छोटे छोटे एटम्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उनमें जो इंटरेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो कैसी है, वो एक वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स, जो कि एक बहुत ही वीक फोर्स होता है, अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हुए। तो जनरली ये है अपना मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड्स। सेकंड अपन स्टार्ट करेंगे मैक्रो मोलिकुलर कॉलॉइड्स। तो यहाँ तक आप एक बार नोट डाउन कर लो इसको फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मैक्रो मोलिकुलर कॉलॉइड्स। मैक्रो मोलिकुलर कॉलॉइड्स क्या होते हैं? ए वेरी लार्ज सिंगल मॉलिक्यूल विच हैविंग साइज रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर। यानी ये क्या होगा, ये सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा, सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा जिसकी साइज़ क्या होगी, पहले से ही उसकी साइज़ क्या होगी, इस रेंज में होगी 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर। या फिर कहूँ सिर्फ एक सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़ी साइज़ का मॉलिक्यूल होगा जिसकी साइज़ ऑलरेडी पहले से ही क्या होगी, कोलोइडल सॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी रेंज होती है 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर, उसी रेंज के वो पहले से ही होते हैं, ऑलरेडी वो होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर एक मैंने वर्ड लिखा है, एक लाइन लिखी हुई है, दिस सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन ए सूटेबल लिक्विड डायरेक्टली फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन। वो डायरेक्ट एक कोलोइडल सॉल्यूशन बना देते हैं क्योंकि पहले से उनकी साइज़ क्या होती है, उतनी होती है जितनी एक कोलोइडल सॉल्यूशन की होनी चाहिए, कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की होनी चाहिए, उतनी साइज़ तो उसकी पहले ही होती है, ठीक है। तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है डिज़ोल्व होने में, वो बहुत ही रैपिडली, बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, बहुत ही शूटेबल तरीके से, आसानी से वो क्या हो जाता है, ईजी मिक्स हो जाता है, या किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पीछे जो अपन ने पढ़ा है उसमें तो क्या थे, छोटे छोटे मल्टी नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे थे। किस रेंज का, इस रेंज का। यहाँ पर तो पहले से पार्टिकल इस रेंज में है, तो इसको तो सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने में दिक्कत ही नहीं होगी, बहुत जल्दी बना लेगा, ठीक है, क्योंकि साइज़ का तो कोई मैटर है ही नहीं, साइज़ तो पहले से ही इसकी है ही उतनी। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं पॉलीमर्स लाइक रबर, नायलॉन, पॉलीथीन, और भी जो भी पॉलीमेरिक एंजाइम्स जो होते हैं, ठीक है, या और जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो सभी। क्योंकि आप जानते हो पॉलीमर्स क्या होते हैं, बहुत ही बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ही बड़ी साइज़ के मॉलिक्यूल्स वो होते हैं, ठीक है। जनरली पॉलीमर भी कैसे बनते हैं, अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटी छोटी मोनोमर यूनिट्स आपस में मिक्सअप होती हैं और एक बड़ी मैक्रो यूनिट्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो वही जो पॉलीमर्स जितने भी हैं वो किस रेंज में होते हैं, वो इसी रेंज में होते हैं, और वो आसानी से कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे कोई भी पूछ ले पॉलीमर क्या रैपिडली कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर देगा या नहीं कर पाएगा, तो आप क्या कहोगे, बहुत ही रेडली कर देगा, जल्दी करेगा, आसानी से कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि उसकी साइज़ क्या है, पहले से इस रेंज में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स कंटेनिंग पॉलीमर देन सम पॉलीमेरिक स्पीसीज फॉर्म आयंस एंड कैन माइग्रेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, आपको पता है मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और उस क्या कंटेन रखते हैं, पॉलीमर को कंटेन रखते हैं, क्योंकि इनके एग्जाम्पल ही क्या है, पॉलीमर्स हैं। तो जो भी मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स हैं वो क्या कंटेन रखेंगे, क्या रखेंगे, वो पॉलीमर्स को रखेंगे। और उन पॉलीमर्स में से कुछ ऐसे कुछ ऐसी पॉलीमेरिक यूनिट्स होंगी जो किसका फॉर्म करेंगी, आयंस का फॉर्मेशन वो करती हैं, यानी कैटायन और एनायंस वहाँ पर बनते हैं। और जैसे ही वहाँ पे कैटायन और एनायंस बन जाते हैं उन पॉलीमर्स के थ्रू, जैसे आप वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, वो कैटायन और एनायन क्या करेंगे, मूवमेंट करना शुरू कर देंगे एनोड की ओर और कैथोड की ओर, ठीक है। यानी आयंस का क्या हो जाएगा, माइग्रेशन होना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। और इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में माइग्रेट होते हैं, जिनमें आयंस, उन्हीं को अपन बोलते हैं कोलोइडल इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं, कोलोइडल इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स के। अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, अपन नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। वो अपन जानेंगे कि एसोसिएटेड कॉलॉइड्स क्या होते हैं, जनरली उनमें अपन मिसल्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट कॉलॉइड, अपने 4 टाइप्स के कॉलॉइड्स तो पढ़ चुके हैं। 5th जो क्लासिफिकेशन है कॉलॉइड्स का वो लास्ट है, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, और काफ़ी ज़्यादा बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नई बातें यहाँ पर अपन सीखने वाले हैं। जनरली वो चीज़ें अपन 10th क्लासेस के बेसिस पर अपन सीख चुके होते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एडवांस फॉर्म उसका है। देखिएगा एसोसिएटेड कॉलॉइड्स होते क्या हैं, इनके बारे में सीखेंगे, लेकिन पहले इसकी कुछ डेफिनेशन है वो अपन देखते हैं। सर्टेन सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन ए मीडियम एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या है, कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे पदार्थ जो क्या हों, जिनको एक मीडियम में डिसॉल्व किया जाए एक लो कंसंट्रेशन, एक लो सांद्रता पर, एक लोअर मात्रा पर, यानी
उस सबस्टांस के पार्टिकल्स की संख्या क्या हो, कम हो। कंसंट्रेशन से मतलब सांद्रता हिंदी में जिसको अपन कहते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि पर लीटर वॉल्यूम में क्या हो, मोलों की संख्या कम हो, या फिर आप जनरली यही मतलब समझो, लो कंसंट्रेशन मतलब उसकी लो क्वांटिटी है, उसकी कम मात्रा अपने ली है, ठीक है। तो जब उस सबस्टांस की अपन कम मात्रा लें और उसको किसी मीडियम में, किसी माध्यम में, या कहूँ किसी डिस्पर्स्ड मीडियम में अपन अगर उसको डिजोल्व करेंगे तो वो बिहेव करेगा एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एक नॉर्मल एक विद्युत अपघट्य की तरह बिहेव करेगा, यानी आसानी से वो क्या हो सकता है, टूट सकता है, ठीक है। लेकिन एट ए हायर कंसंट्रेशन, देखिए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है, जैसे थोड़ी सी भी अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी या कोई बाहर से आपने कुछ भी अप्लाई किया तो वो आसानी से टूट जाएगा वो सबस्टांस, ठीक है, क्योंकि वो कैसी कंसंट्रेशन में, वो लोअर कंसंट्रेशन में मिला हुआ है, उसकी कम ही मात्रा अपने ली है। लेकिन अगर एट ए हायर कंसंट्रेशन अगर आपने उसकी ज़्यादा मात्रा ले ली, उसकी ज़्यादा सांद्रता अगर आपने ले ली, एग्जिबिट कोलॉइड प्रॉपर्टी, तो वो कोलॉइड की प्रॉपर्टी बना लेता है। इसका मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन लेने का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने उसके कणों की संख्या ली है, पार्टिकल्स की संख्या ली, और पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और एक कोलॉइडल प्रॉपर्टी एग्जिबिट रखते हैं, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स। किसकी वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स। वो क्या करते हैं, एग्रीगेट पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। एग्रीगेट पार्टिकल मतलब वो जो जितने भी आपने हायर कंसंट्रेशन में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो सभी आपस में एग्रीगेट कर जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे, ठीक है, एग्रीगेट हो जाएंगे। आर कॉल्ड मिसेल्स, और उन्हीं को नाम दिया जाता है मिसेल्स अपन कहते हैं। इन एग्रीगेट पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं, मिसेल्स। तो मिसेल्स कब बनेंगे, जब सबस्टांस की कैसी मात्रा होगी, हायर कंसंट्रेशन होगी। पहली बात तो ये, यहाँ से दूसरी बात क्या सीखने को मिलती है कि मिसेल्स जब बन जाएंगे मतलब जो सबस्टांस जब हायर कंसंट्रेशन में होगा और एक कोलॉइडल प्रॉपर्टी भी वो रखने लगेगा, एग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो बन जाते हैं उस कंडीशन में, यानी उसको अपन इतनी आसानी से अपन नहीं तोड़ पाएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट होंगे जब उनकी लोअर कंसंट्रेशन होगी, लेकिन अपन अब बना चुके हैं मिसेल्स, मतलब उस सबस्टांस की हायर कंसंट्रेशन अपन ने ले ली है, ठीक है, और वो अब एग्रीगेट पार्टिकल्स की फॉर्म में आ चुके हैं। अब बात आती है मिसेल्स। मिसेल्स अपन जनरली पढ़ चुके होते हैं, जनरली 10th क्लास में अपन ने मिसेल पढ़ लिया, लेकिन अब यहाँ पर दोबारा थोड़ा एडवांस फॉर्म है उसकी, वो अपन देखते हैं मिसेल्स क्या होते हैं। जनरली इसको माइसेल्स भी बोलते हैं, मिसेल भी बोलते हैं, दोनों ही कंडीशन, दोनों वर्ड्स यूज में लेते हैं, ठीक है। तो माइसेल कहूँ या मिसेल कहूँ, देखिए किस तरीके से फॉर्म होता है। जनरली मिसेल कहाँ फॉर्म होते हैं, कहाँ बनते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, सोप और डिटर्जेंट, जो भी साबुन होती है और जो डिटर्जेंट अपन यूज में लेते हैं उनमें पाया जाता है अपना मिसेल, वहाँ मिसेल वर्क करता है। अब ये मिसेल फॉर्मेशन क्या है, कैसे मिसेल बनता है, वो जनरली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिएगा, जनरली मैं बात करूँ सोप की, ठीक है, सोप यानी साबुन। साबुन के अंदर या कहूँ साबुन किस एसिड से मिलकर बना होता है, साबुन मिलकर बना होता है स्टेरिक एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। साबुन में क्या पाया जाता है अपना स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C15H35COOH, ये इसका होता है स्टेरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन भाग है, C17H35 हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाला पार्ट, और कार्बन और हाइड्रोजन वाला पार्ट तो आपको दिख रहा है, ये है। साथ में इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये होता है स्टेरिक एसिड, जो किस में पाया जाता है, सोप के अंदर पाया जाता है, और यही सारा खेल इसी का ही है, ठीक है। कैसे, जब अपन इस स्टेरिक एसिड के अंदर अपन क्या ऐड करते हैं, सोडियम ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं, सोडियम मेटल जब अपन इसमें ऐड करते हैं तो सोडियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मेटल्स धातुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो क्या करते हैं, या सॉरी जनरली मेटल्स होते हैं तो मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से क्या होता है, जो इस तरह की बॉन्डिंग होती है यहाँ पर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में C+OH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इस टाइप की। वो जो जनरल एक सीधी फॉर्म थी जो अपने COOH लिख दिया, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होती है और एक OH ग्रुप इस तरीके से जुड़ा रहता है इस कार्बन से। अब क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेता है, ठीक है। तो जैसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए इस ऑक्सीजन की ओर, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पर कैसा चार्ज, नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और इस हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में, ठीक है। तो यानी यहाँ से क्या बना, जैसे अपन ने सोडियम ऐड किया, अब ये सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास अधिकता होती है, तो सोडियम क्या करता है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, सोडियम अपना एक आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन दे देता है इस हाइड्रोजन को। क्यों दे देता है, क्योंकि हाइड्रोजन में प्लस चार्ज, मतलब हाइड्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कौन देगा, ये मेटल इलेक्ट्रॉन देगी, ठीक है। ये सोडियम मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देती है। अब सोडियम ने तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको एक दे दिया,
तो जैसे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो सोडियम पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो सोडियम अब किस में चला गया है, सोडियम प्लस में Na+ के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से जो पार्ट बचेगा वो क्या आएगा, Coo- और यहाँ पे लिख सकते हैं Na+। यहीं क्यों लगाया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने जैसे इसको दिया सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ में, और ये जो ऑक्सीजन माइनस है क्या कर लेती है, इस सोडियम प्लस आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, सोडियम पर पॉजिटिव है। आई बात समझ में। तो ये एक इस टाइप का अपने पास एक सोल्ट बनता है, क्या बनता है, एक सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ से मिसेल की कंडीशन स्टार्ट होती है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, देखिएगा इतना जो पार्ट मैं बात कर रहा हूँ, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। कैसा पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट बोल सकते हैं अपन इसको, हाइड्रोकार्बन भाग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये कैसा पार्ट है, Coo- पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। सोडियम प्लस आप लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस चीज़ से, ये तो एक सोल्ट है। ठीक है, ये कैसा पार्ट है, ये आयनिक पार्ट है। आई बात समझ में। अब इस हाइड्रोकार्बन पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, इस हाइड्रोकार्बन पार्ट को कहा जाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। इस हाइड्रोकार्बन पार्ट को हाइड्रोफोबिक पार्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कभी भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन कभी भी जब वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या है, वो वाटर से हिट करते हैं। ठीक है, वाटर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड को हिट करते हैं, और कोई भी अगर लिक्विड को हिट करता है तो उसके आगे फोबिक तो लगेगा। हाइड्रो क्यों लगाया मैंने, हाइड्रो क्या है, वाटर के लिए अपन ने हाइड्रो वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, फोबिक मतलब जो वाटर से क्या करे, दूर रखे, हिट करे। कौन, हाइड्रोकार्बन पार्टी तो करेगा हिट, क्योंकि कभी भी हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन से कंटेनिंग जो भी कंपाउंड्स हैं वो वाटर के साथ कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ लिखा हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो ये जो आयनिक पार्ट है, ये आयनिक पार्ट क्या होगा, ये होगा आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ये कैसा पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ये क्या करेगा, ये आयनिक पार्ट है, वाटर के साथ आसानी से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि वाटर में भी आयन पाए जाएंगे H+ और OH- आयन, और यहाँ पे भी अपने पास आयनिक पार्ट है। तो ये आसानी से क्या करेगा, H+ को जो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा वाटर के अंदर। ठीक है, तो कभी भी जब आप इस सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करोगे तो ये पार्ट वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा, ये पार्ट वाटर के साथ मिक्स होगा। क्यों वाटर के साथ मिक्स होगा, क्योंकि एक आयनिक पार्ट है, और आयंस वाटर में जो भी, वाटर क्या है, H2 ही तो है, और H2 में क्या होता है, H+ और OH- आयन। ठीक है, तो ये नेगेटिव आयन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, H+ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। आई बात समझ में। ठीक है, इसी वजह से ये आयनिक पार्ट तो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, हाइड्रो लविंग पार्ट होता है। ठीक है, या कहूँ वाटर लविंग पार्ट होता है, जबकि ये जो पार्ट है हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। अब जनरली अपन आगे बात करते हैं इस हाइड्रोकार्बन पार्ट को। देखिएगा, हाइड्रोकार्बन को अपन किस टाइप से शो कर सकते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से भी शो करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। पढ़ा है मैंने आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे लेक्चर्स में, मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ 4 फार्मूलाज लिखाए थे, और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में, पहली क्लास में, जहाँ एक बॉन्ड लाइन फार्मूला भी होता है कि कार्बन को, यहाँ भी ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो उनको अपन एक बॉन्ड लाइन फार्मूला से अपन शो करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ मैं टोटल 17 कार्बन नहीं बना रहा हूँ, सपोज 17 ही है, आप मान लो 17 है, 17 बना भी सकते हो, ना बनाओ तो कोई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं आपको बताने का मेरा एक वे है कि एक हाइड्रोकार्बन भाग है, ठीक है, जिसको अपन बॉन्ड लाइन फार्मूला से शो कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने मान लिया मेरा क्या जुड़ा हुआ है, COO- वाला पार्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस कार्बन से मेरा जुड़ा हुआ है COO- और इस आगे इस कार्बन के अलावा जितने भी आगे कार्बन है 16 कार्बन और हैं, मैंने मान लिया। ठीक है, उन कार्बन को मैंने कैसे शो किया, बॉन्ड लाइन फार्मूला से शो किया। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है, बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, आई बात समझ में। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो इतना पार्ट है, यहाँ तक का पार्ट है, ये मेरा क्या पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट मेरा हाइड्रोफोबिक है, वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। जबकि जो मेरा ये पार्ट है, ये क्या करेगा, ये कैसा पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वाटर से रिएक्ट करेगा आसानी से। तो इसी चीज़ को अपन कैसे शो कर सकते हैं, इसी चीज़ को शो करने का एक थोड़ा सा अलग मेथड है, कुछ इस तरीके का, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यानी ऑक्सीजन पे जो माइनस है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप को आपको ध्यान रखना है।
नेगेटिव चार्ज। तो इस टाइप से अपन मिसेल को शो करते हैं। ये मिसेल का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया है। ये आपको जो पार्ट दिख रहा है, इस जो पार्ट दिख रहा है हाइड्रोफोबिक पार्ट भी कहलाता है, और इसी को एक वर्ड और भी यूज में लिया जाता है, टेल पार्ट भी इसको अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेल पार्ट भी अपन कहते हैं, ठीक है। पूंछ जिसको अपन बोलते हैं टेल पार्ट, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट है? ये हेड पार्ट इसको अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड पार्ट भी। ये सिर है, ये इसकी पूंछ है। आई बात समझ में, ठीक है। इस मिसेल की यानी बोल सकता हूँ ये टेल पार्ट है, ये इसका सिरे वाला पार्ट है, सिर वाला पार्ट है। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी मिसेल को अपन शो कर सकते हैं। अब अगर इन मिसेल्स की अगर लोअर क्वांटिटी है, लोअर कंसंट्रेशन है, आई बात समझ में, तब तो ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन अगर आप इनकी क्वांटिटी ज़्यादा ले ली, हायर कंसंट्रेशन ले ली, तो ये देखिए किस टाइप से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपन देखते हैं। नोट डाउन कर लेना पीछे स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर। जैसे मैंने कोई कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर क्या है? वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाटर प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूँ? इस हाइड्रोफिलिक या इस जो भी हाइड्रोकार्बन भाग है और ये जो कहूँ पूरा सॉल्ट है, इसको जो वाटर के अंदर मैं डालता हूँ, ठीक है, इस पूरे पार्ट को जो वाटर के अंदर डालता हूँ, तो कैसे रिप्रेजेंट करता है खुद को, वो अपन देखते हैं। तो देखिएगा, जो भी नेगेटिव वाला पार्ट होता है, वो पार्ट्स क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? नेगेटिव वाला पार्ट मैंने क्या बताया था आपको, जो आयनिक वाला पार्ट है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर से इंटरेक्ट करता है। यानी ये तो क्या हो जाएंगे? बाहर की साइड हो जाएंगे। ये नेगेटिव वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा? बाहर की साइड। और जो इनका टेल वाला पार्ट है वो अंदर की साइड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये जो इनका टेल वाला पार्ट है, ये कुछ इस तरीके से इंटरेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है, जो आयनिक वाला पार्ट है, या जो हेड पार्ट है, वो तो इस वाटर मॉलिक्यूल को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, उनके साथ बॉन्डिंग कर लेता है इस तरफ से। जबकि जो टेल वाला पार्ट है, ये तो हाइड्रोफिलिक फोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये सारे अंदर की ओर सिकुड़ जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, अंदर की ओर स्ट्रेच हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। और इसी एग्रीगेट मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? एसोसिएटेड कोलॉइड। तो यही आपका क्या है? एसोसिएटेड कोलॉइड कह दीजिए या मिसेल कह दीजिए, इसी को अपन बोलते हैं मिसेल। आई बात समझ में? तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मिसेल का, इसी को अपन क्या बोलते हैं? मिसेल कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी कहते हैं। आई बात समझ में? अब जनरली वर्क कैसे करता है? वर्क कैसे करेगा? जैसे सपोज आप कोई भी शर्ट मान लीजिए, ठीक है, शर्ट है, शर्ट पे कोई दाग लग गया है, सपोज शर्ट है मेरी, कहीं भी दाग लग गया, ठीक है। शर्ट पे जैसे दाग लगा तो इसको साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ करने के लिए अपन क्या करेंगे? शर्ट को वाटर के अंदर डालेंगे। तो जैसे अपन वाटर में डालते हैं और बाहर से अपन कोई भी सोप है या डिटर्जेंट है, तो उस डिटर्जेंट में क्या प्रेजेंट होगा? मिसेल्स प्रेजेंट होंगे। उस वाटर में जनरली प्रेजेंट क्या होगा? ये आयन प्रेजेंट होगा, ठीक है। या कहूँ ये पूरा पार्ट सॉल्ट प्रेजेंट होगा। सॉल्ट क्या करेगा? जैसे वाटर में डालोगे मिशेल बना लेगा, ठीक है। ये मिशेल क्या करेगा? इस दाग के ऊपर जाएगा। दाग के ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि दाग किसके लगा होगा? दाग किसका? जनरली ऑयल का दाग है, ठीक है। ऑयल का मान लो या किसी और चीज़ का मान लो, उसमें ऑयल तो प्रेजेंट होगा ही। और ऑयल में क्या होता है? ऑयल खुद क्या है? एक हाइड्रोकार्बन भाग है। क्या है? हाइड्रोकार्बन होता है। ऑयल खुद क्या है? एक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये भी क्या करेगा? इस शर्ट को आप जैसे वाटर में डालोगे तो ये जो दाग है ये वाटर के साथ मिक्स नहीं करता। अगर मिक्स करता तो साफ़ ही हो जाता, फिर अपन को डिटर्जेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये दाग क्यों नहीं हटता? क्योंकि ऑयलिक होता है। ऑयलिक मतलब उसमें हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। तो तभी सिर्फ दाग जो है वो सिर्फ पानी से साफ़ नहीं हो पाता है। बाहर से अपने को ये डिटर्जेंट कहूँ या जो स्टेरिक एसिड है, ठीक है, ये अपने को सॉल्ट के फॉर्म में अपन को डालना पड़ता है बाहर से, ठीक है। तो वाटर के अंदर शर्ट डाली, साफ़ नहीं हुई, तो क्या करें? अपन बाहर से इस सॉल्ट को या कहूँ स्टेरिक एसिड को अपन डालते हैं बाहर से। जैसे अपन अंदर डालेंगे ये स्टेरिक एसिड क्या करेगा? इस टाइप का एक मिसेल बना लेता है, ठीक है, जिसमें ये नेगेटिव वाला या आयनिक वाला पार्ट तो वाटर के साथ इंटरेक्ट होगा, और जो टेल वाला पार्ट है या जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये अंदर की ओर सिकुड़ जाएगा। अब ये क्या करेगा? ये जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वाटर के साथ मिक्स तो हो नहीं रहा है, पड़ा है अपनी जगह। तो ये जो मिसेल है क्या करेगा? फटाफट तेज़ी से कहाँ जाएगा? इसके ऊपर जाएगा, और यहाँ कुछ इस तरीके से उसके ऊपर जमा हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। ये दाग है अपना, ठीक है, शर्ट का दाग है। तो यहाँ जाके एकदम फिट हो जाता है, ये मिसेल एकदम उस पर जाके फिट हो जाता है, ठीक है। फिट होते क्या कहते हैं? अपन वॉश करते हैं, वॉश करेंगे, रगड़ेंगे उसको, वॉश करेंगे तो क्या होगा? ये जो पार्ट है ये तो वैसे पहले से ही हाइड्रोजन पार्ट वाटर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है,
ना ही ये आपका दाग जो भी लगा है शर्ट पे ये भी इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे वॉश करोगे ये यहाँ से साफ़ हो जाएगा। ये इसकी सारी प्रोसेस है मिसेल की। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात आती है कि अपन ने अपने डेफिनेशन में दो चीज़ें अपन ने पढ़ी थी कि जब अपन हायर कंसंट्रेशन लेंगे किसी सबस्टांस की और वो हायर कंसंट्रेशन में जो भी पार्टिकल्स होंगे वो मिलेंगे और कोलॉइड का मिसेल का फॉर्मेशन वो करते हैं। तो वो जो हायर कंसंट्रेशन है, वो हायर कंसंट्रेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए कि एक मिसेल बन जाए। अपन उस सबस्टांस की कितनी मात्रा लें, कितनी सांद्रता अपन लें, कितनी कंसंट्रेशन लें कि मिसेल बन जाए। तो जो सांद्रता अपने को चाहिए होती है मिसेल बनाने के लिए, जो कंसंट्रेशन की नीड होती है किसी मिसेल के फॉर्मेशन के लिए, वही कंसंट्रेशन आपकी क्या कहलाती है, CMC कहलाती है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहलाती है। ध्यान में रखिएगा क्या कहलाती है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, ठीक है। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहलाती है, मतलब जिस अधिकतम सांद्रता पर आपका मिसेल फॉर्मेशन हो जाए, जिस मैक्सिमम कंसंट्रेशन पर मिसेल फॉर्मेशन हो जाए, वही मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपकी क्या कहलाती है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहलाती है। यहाँ एक चीज़ और ज़रूरत पड़ती है मिसेल फॉर्मेशन की। क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, टेम्परेचर की। किस चीज़ की नीड होती है, टेम्परेचर, तापमान की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ठंडे वाटर में जब आप डिटर्जेंट मिलाते हो तो इतने झाग नहीं बनते हैं, लेकिन अगर आप वाटर को बॉयल कर लो, गर्म कर लो आप, तो झाग, और उसमें डिटर्जेंट मिलाओ तो झाग बहुत जल्दी बनते हैं। तो यहाँ टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। तो जनरली क्या होता है, जिस कंसंट्रेशन पर आपको मिसेल फॉर्मेशन करना होता है वो कंसंट्रेशन तो आपकी CMC कहलाएगी, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। और जिस टेम्परेचर पर मिसेल का फॉर्मेशन हो रहा है वो टेम्परेचर आपका क्या कहलाएगा, उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। ध्यान रखिएगा बात, जिस टेम्परेचर पर आपका मिसेल बन रहा है वो टेम्परेचर होता है आपका क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। और जिस कंसंट्रेशन पर मिसेल बन रहा है वो सांद्रता, वो कंसंट्रेशन कहलाएगी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। और ये है मिसेल की प्रोसेस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉप के अंदर आपका स्टेरिक एसिड होता है। ये स्टेरिक एसिड जनरली क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, ठीक है, जिसको अपन हाइड्रोफोबिक पार्ट भी कहते हैं, जिसको अपन टेल पार्ट भी अपन बोलते हैं। ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता, दूर ही भागता है वाटर से, ठीक है। जो आयनिक पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हेड पार्ट जिसको अपन बोलते हैं ये वाटर से इंटरेक्ट करता है क्योंकि एक आयनिक पार्ट है और वाटर में भी आयन होते हैं, ये खुद भी आयन है, तो आयन आयन आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप से इनकी मिक्सिंग होगी। जो आयनिक पार्ट है वो तो बाहर की ओर चला जाएगा, इन वाटर मॉलिक्यूल्स के, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है चारों ओर, ठीक है, उनसे इंटरेक्ट कर लेगा। टेल पार्ट है दूर भागेगा, अंदर की ओर सिकुड़ जाएगा। ये तो कब हुआ, जब अपन इस स्टेरिक एसिड को वाटर के अंदर डाल दिया तो ये कंडीशन बनती है। और ये जो बड़ा एक मैक्रोमोलिक्यूल बनता है बड़ा सारा, यही आपका क्या कहलाता है, एसोसिएटेड कोलॉइड या मिसेल। अब अगर आपको किसी शर्ट पे या कहीं भी कपड़ों पे दाग लगा उसको साफ़ करना है तो आप क्या करोगे, वाटर के अंदर शर्ट डालोगे, शर्ट डाल दी, जिस पे भी दाग लगा, और वो दाग कैसा होगा, ऑयल की दाग होते हैं जनरली, ठीक है, ऑयल की मात्रा प्रेजेंट होती है उनमें। तो ऑयल होगा तभी तो क्या उसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट है, तो ये दाग भी सीधा वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, वरना तो वाटर से साफ़ हो जाता दाग। तो अपन क्या करते हैं, वाटर के अंदर शर्ट डाल दी, दाग साफ़ नहीं हुआ, फिर अपन क्या करते हैं, इस स्टेरिक एसिड को डालते हैं। जैसे स्टेरिक एसिड डालते हैं वो स्टेरिक एसिड वाटर में कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन करता है। देन ये जो अपना मिसेल है, मिसेल, ये एसोसिएटेड जो कोलॉइड है ये कहाँ जाता है, इस दाग के ऊपर जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी, और ये दाग को ये आयनिक पार्ट क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आयनिक पार्ट कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक हैं, जबकि दाग कैसा हाइड्रोकार्बन पार्ट है या हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, इस हाइड्रोफोबिक पार्ट की ओर ही अट्रैक्ट होगा। सेम ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। तब ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो ये टेल पार्ट है ये इस दाग वाले पार्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर जमा हो जाते हैं, और जैसे आप वॉश करते हुए साफ़ हो जाता है। और जिस कंसनट्रेशन पर ये मिसेल बनता है वो CMC कहलाती है। जिस टेम्परेचर पे मिसेल बनता है उसको अपन क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अपन सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।